बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन ने केपलर के लॉ से क्या कंक्लूजन निकाला था, तो उसके आधार पर न्यूटन ने जो एक दो पार्टिकल्स के बीच में दो प्लैनेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फॉर्मूले को हमने इससे पहले लेक्चर में सीखा था कि एफ इक्वल टू, जैसे अर्थ सन और अर्थ की हमने बात करी थी, तो ये फॉर्मूला हमने सीखा था कि न्यूटन ने किस प्रकार से केपलर्स के लॉ का डिडक्शन करते हुए इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। अब हम इसी में आगे देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या ब्रॉड वे में। तो वो ये कहता है कि जैसे अगर हम देखें तो अपने पूरे प्लैनेट सिस्टम को, तो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे को एक सिस्टम में चल रहे हैं। जैसे अर्थ और मून की बात करें या अर्थ और सन की बात करें, तो वो आपस में कहीं ना कहीं किसी फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो वही अट्रैक्टिव फोर्स को न्यूटन ने जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसी आधार पर, जैसे हम सन की और यहाँ पर अर्थ की बात करें, तो सन के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, बिल्कुल एक अट्रैक्टिव वे में जुड़े हुए हैं आपस में। मीनिंग ये है कि अगर सन ना अर्थ सन को छोड़ रहा है ना सन अर्थ को छोड़ रहा है, तो मीनिंग क्या है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और अट्रैक्शन के साथ साथ वो बाउंडेड भी हैं, यानी तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की कंसेप्ट को भी हमने सीखा था इससे पहले लेक्चर में। तो अब हम इसी को आगे देखते हैं। सपोज कीजिए कि दो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो न्यूटन का लॉ था, अब हम उस पर जा रहे हैं कि दो स्मॉल पार्टिकल्स हैं m1 और m2, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या था, एक सेंट्रल फोर्स था, यानी कि केंद्रीय बल है। ये हमने इससे पहले वीडियो में सीखा था। ये अपने आप में क्या है, एक सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल है, और इसका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो मीनिंग क्या है कि अगर सन अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो अर्थ भी क्या कर रही होगी, सन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन अराइज होता है, जो कि न्यूटन में और कई लोगों के दिमाग में अराइज होता है, हमारे कॉन्सेप्ट में समझें कि ये तो बात थी दो स्मॉल पार्टिकल्स की, तो क्या ये रूल बहुत बड़े बड़े मासेस, जैसे कि हम बात करें, सपोज कीजिए एक प्लैनेट कोई अर्थ को ही मान लीजिए, एक प्लैनेट सन है, तो क्या ये इनके बीच में भी एप्लीकेबल है? अब ये तो है ही, जैसे कि हमने पहले सीख लिया कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी ने हमारे पूरे यूनिवर्स को एक तरह से कहीं ना कहीं जोड़ रखा है। तो वहाँ पर क्या है कि इसको हम कैसे समझें, क्योंकि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम अर्थ को भी एक पॉइंट मान सकते हैं, पॉइंट मास, और सन को भी क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट मास। तो इसको हम लोग बिल्कुल किसकी तरह ट्रीट कर लेंगे, अर्थ और सन, जो कि इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम इनको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि मान सकते हैं कि अर्थ ऐसी ना हो कि ऐसी, सन ऐसा ना हो कि ऐसा। सेम वही कंडीशन अर्थ और मून के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ तक की बात तो सिंपल होगी, समझ भी सकते हैं। अब इसके आगे मान लीजिए, ये तो जिसमें हम लोग इसको ट्रीट कर ले रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम अर्थ की थोड़ी देर के लिए, और जो एप्पल न्यूटन के सर में गिरा था, या न्यूटन ने जिस एप्पल को गिरते हुए देखा था, उसकी हम बात करें कि ये अर्थ है और ये एप्पल है। यहाँ पर क्या हो गया, एप्पल एक पॉइंट मास की तरह हो गया और अर्थ अपने आप में स्फीयर हो गया। तो इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इस एप्पल, इस सेव और इस अर्थ के बीच में। इसी तरह से आप इसको और भी कहीं पे समझ सकते हैं। तो इसकी कंडीशन को हम कैसे समझेंगे, इसकी कंसेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, इसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा, आप ये मानिए कि जब आप इसको करेंगे तो इसकी कंडीशन क्या है कि आप ऐसा मत समझिए कि अर्थ इतनी बड़ी है और एप्पल यहाँ पर एक पॉइंट की तरह है। आप ये मानिए कि इस अर्थ को आपने सिकोड़ कर एक पॉइंट के रूप में ले आए। इतनी बड़ी ना हो कि क्या है, अर्थ सिर्फ अब यहाँ पर है और एप्पल यहाँ पर है। यानी कि हमने ये मान लिया कि पूरी अर्थ को हमने एक पॉइंट पर सेंटर्ड मान लिया। तो जब हम इनके बीच में फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर आप अर्थ को बिल्कुल सेंटर्ड कर ले, यानी कि उसके केंद्र पर ले आए, तो अर्थ कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर। तो ये जो फोर्स होगा उस समय इनके बीच के, यानी कि सीधे सीधे कहें तो ये अर्थ का सेंटर ऑफ मास हो गया, यानी कि आपने अर्थ को यहाँ सेंटर्ड मान लिया, और ये एप्पल हो गया। तो इसके सेंटर और एप्पल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अप्लाई की जाएगी, यानी कि एफ, अगर आप अर्थ के मास को कैपिटल एम मान लें, पार्टिकल को स्मॉल एम, तो एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यही कंडीशन आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लिया ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ मान लिया ये मून है, तो आप अर्थ के सेंटर, और अगर इसको बिल्कुल ढंग से अप्लाई करें तो मून के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं। चाहे तो आप पॉइंट मास मान के भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है।
और अगर आप पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करना ही चाहें तो आप अर्थ के सेंटर से और मून के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को लेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा न्यूटन से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ। अब हम इसी को समझते हैं कि इसके वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे ये m1 है और ये मास m2 है और इनके बीच की डिस्टेंस r होगी, ठीक है ना, r हम मान लेते हैं। अब मान लिया कि पार्टिकल 1 हम जैसा समझ रहे हैं कि पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो माना पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 पर इधर को फोर्स लगा लिया, F1 के थ्रू कहाँ पर लग रहा है, 2 पर। तो 1 जो है 2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में जो सामान्य रूप से तो हम क्या लिखते हैं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, F12 जी m1 m2 अपॉन डिस्टेंस तो आपकी वही है, आप चाहें तो आप डिस्टेंस को भी r12 लिख लीजिए। तो वेक्टर फॉर्म में r12 होगी और मॉड फॉर्म में नीचे लिखा जाएगा, तो मॉड ऑफ r12 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन में दिशा के लिए क्या ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो 1 के थ्रू 2 पर था। अब हम 2 क्या करेगा, 2 1 को अट्रैक्ट करेगा, साथ में ये कंडीशन भी तो आएगी। तो 2 ने 1 को माना, F21 फोर्स लगाया। तो अब की बार आप यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो अब आप R21 लिख लेंगे। तो ये F21 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ R21 स्क्वायर, ये हमने वेक्टर में पढ़ा है, और अब की बार यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21। तो अब आप देखो मॉड ऑफ R12 और मॉड ऑफ R21 ये तो क्या है, आपस में बराबर हो गए, क्योंकि दोनों एक ही डिस्टेंस को काउंट करें, मॉडुलस में कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R12 जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये R21 का उल्टा है। तो R12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R21। तो जब आप उसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। तो ये नेगेटिव साइन ही दर्शा रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं, यानी कि अट्रैक्टिव है, अपोजिट है डायरेक्शन में। तो बच्चों इसी में अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशनशिप। तो आप इसको ऐसे समझिए, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि मान लीजिए अर्थ की रेडियस को अब हम आर ही लिखते हैं, ठीक है ना, अर्थ की बात हो रही है, हमने सारी चीज़ें अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ी पृथ्वी के लिए, और माना इसके मास को हमने एम ही कह दिया, और आपने इसके सरफेस पर यहाँ पर कोई एक स्मॉल मास रख दिया, एम रख दिया। जैसे कि मान लो कि अर्थ के सरफेस में आप ही बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि आपको पता है कि आप पढ़ते आए कि अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी गई हो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, mg लगता है, पढ़ा है आपने। अर्थ इसको अपनी ओर क्या करते हैं, पढ़ते आए हैं, mg फोर्स से अपनी ओर खींचती है, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। अभी हमने जो नए रूल से पढ़ा कि अर्थ है और ये मास है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा, यानी कि अर्थ इसको अपनी ओर किस फोर्स से खींचेगी, जी m अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा था। अर्थ की रेडियस के लिए आर और मास के लिए हमने एम यूज करा, समझ लेना। ये हमने पहले पढ़ा है कि अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी ओर mg से खींचती, क्लास 9th में पढ़ा है, और अभी हमने इससे पहले भी पढ़ लिया था। दूसरी चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं कि अर्थ के सरफेस पर अगर कोई बॉडी है या कहीं पर भी है तो उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो आकर्षण नेचर का, तो इसकी दिशा भी यहीं को थी, mg भी यहीं को था, और ये वाला भी कहाँ को लगेगा, यहीं को लगेगा। तो ये दोनों क्या हुए, आपस में बराबर हो गए, एक ही चीज़ को लिखने के दो तरीके हो गए। तो जब हम इसको इक्वल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इतना m से m कट गया, तो क्या रिजल्ट आया, g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये आपका स्मॉल जी जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और ये कैपिटल जी जो कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उनके बीच का एक रिलेशनशिप आ गया। आप इस स्मॉल जी से इसको कैलकुलेट करके इस जी का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो ये जी है इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 होती है, और जो अर्थ है उसका मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, लगभग वैसे 637 कुछ समथिंग में आती है, राउंड में हम उसको ऐसे याद कर लेते हैं, 6.4 10⁻6 मीटर। इसको रख के आप जी के कैलकुलेट कीजिएगा, ये नियरली 9.8 आ जाता है। अब बच्चों इसी में लास्ट टॉपिक है कि हम अर्थ के मास और डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले को लेके चलो, जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। एम ई बराबर आप क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। स्मॉल जी का मान आपको पता है 9.8 होता है, आर ई का मान पता ही है, जी का मान पता ही है, इसको रख के आप एम ई निकाल सकते हैं।
अब बात आई कि अर्थ की डेंसिटी, तो लेट अर्थ की डेंसिटी रो हो जाए। अब वैसे तो अर्थ यूनिफॉर्मली डेंस नहीं है। अर्थ की डेंसिटी अब आप लोगों ने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में कि अर्थ में नॉर्मली 3 लेयर मानी जाती हैं। अर्थ के ऊपर की परत को हम कहते हैं सियोल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके नीचे जो लेयर है उसको सीमा कहते हैं, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। और अर्थ के अंदर जो सबसे लेयर है इसको कहते हैं नीफेन, निकल प्लस फेरस कहा जाता है इसको, ठीक है ना, निकल प्लस फेरस। तो ये सबसे ज़्यादा डेंस है। तो फिलहाल हम ऐसा मान के नहीं चलते, हम ये मान लेते हैं कि अर्थ यूनिफॉर्मली अगर डेंस है, यानी कि अर्थ की जो घनत्व है वो सभी जगह क्या है, अगर बराबर है, तो अर्थ को हम क्या मान सकते हैं, गोला मानते हैं नॉर्मली, हालांकि गोली होती नहीं है। अर्थ के जो शेप है उसको कहते हैं ऑब्लेट स्फेरियोइड। अर्थ एक स्फेयर नहीं है, यानी कि गोला नहीं है, लेकिन फिलहाल हम थ्योरी में इसको गोला मान लेते हैं। इसके लिए जो वास्तविक शब्द आता है वो आता है ऑब्लेट स्फेरियोइड, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अर्थ पोल में दबी हुई है ना, दोनों जगह पे, दोनों पोलों पे। तो फिलहाल अगर इसको हम यूनिफॉर्मली डेंस मान लें तो हम इसके मास को एम और रेडियस आर ले लें और डेंसिटी को रो ले लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम मास इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हमने पढ़ा है। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, अर्थ एक गोला है तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो अब आप क्या करिए, इसी फॉर्मूले में एम की जगह क्या लिख दीजिए, 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ से रो को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कैंसिल, यहाँ इसकी आर ई की 1 पावर आर ई बच जाएगा। तो रो इक्वल टू जी इंटू 3 अपॉन 4 पाई जी इंटू आर। तो आप इससे रख के अर्थ की डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर पूरा हुआ। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।